दोस्तों आज के इस क्लास में हम डेली डेली डाइट जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें सोशल साइंस के टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस, 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी एंड 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, ठीक ना। और ये 10th लेवल का ही रहता है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में पिछले साल ऐसा देखा गया था, क्लास 11th एंड 12th के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक ना। तो उन्हीं के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस क्लास में हम करेंगे। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? क्वेश्चन को आप लोग समझिए। देखिए, जब दोस्तों कोई कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो उसे दोस्तों नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो इसी तरीके से जब दोस्तों कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है मतलब नॉमिनेशन फॉर्म फिल करता है, तो उस टाइम जो है ना उन्हें फॉर्म तो फिल करते ही होंगे, साथ में दोस्तों उसे जमानत के तौर पर कुछ रुपए जो है जमा करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कुल 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों भारतीय संसद के कुल 3 अंग है ना। पहला होता है हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी में से दोस्तों राष्ट्रपति भी जो है संसद का एक अंग है, ठीक ना। तीसरा अंग हम कह सकते हैं। तो किसका अंग है? तो संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बिल जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आप सभी दोस्तों क्लास 11th में जो है पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़े हैं कि कैसे कोई दोस्तों बिल जो है ना कानून बनता है, एक्ट बनता है। तो उसमें कई प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस क्या है कि जब कोई बिल दोस्तों संसद में पेश किया जाता है तो उस पर विचार विमर्श होता है, उस पर वोटिंग होता है। देन उसके बाद दोस्तों कुछ बहुमतें होती, मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं कि इतने प्रतिशत वोट से जो है इसको पास किया जाना है। तो संसद में वो पास होता है। देन उसके बाद जो है राष्ट्रपति की सहमति भी वहाँ पर जरूरी है, हस्ताक्षर होना जरूरी है, सिग्नेचर। तो यही प्रोसेस यहाँ पर है। एक बिल जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद एक्ट बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो ऐसे में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपने दोस्तों क्लास 12th में आपने पढ़े हैं, ठीक ना, पॉलिटिकल साइंस में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NAM कहते हैं नाम, या फिर इसको हम फुल फॉर्म इसका होता है नॉन अलाइज्ड मूवमेंट, ठीक ना, जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसके जो महासचिव रहे थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो उसमें दोस्तों कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। हम कह सकते हैं लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा के सदस्य। देन उसके बाद दोस्तों राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? इसका राइट आंसर होगा संघीय संसद, जिसे हम भारतीय संसद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? तो अभी हमने पढ़ा है, देखिए याद कीजिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य की विधानसभा के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य। तो यही है, इसमें यही यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली तथा पुडुचेरी। यहाँ पर मैं डी ऑप्शन लगा दिया था, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो चुनाव है ना, ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। देखिए, संविधान सभा कौन थे? तो इसके अंतर्गत दोस्तों वे सभी लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, ये हम कह सकते हैं। ठीक ना। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 99% स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक ना। तो इसका क्या मतलब है, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, निर्वाचित संसद सदस्यों, कहने का मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों जो संसद के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ठीक ना, जो सांसद होते हैं जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो और राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब ये है कि इनका जो सदस्यों की जो संख्याओं का मत है ना, वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संसद के दोनों सदनों को। अब दोस्तों महाभियोग का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, महाभियोग को दोस्तों हम इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। देखिए, ये वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल दोस्तों राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है। अब इसका ये जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इसका जिक्र दोस्तों संविधान के आर्टिकल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनमें किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों इनके विरुद्ध राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं। ठीक ना। और इसका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, संसद में जो है वोटिंग होता है, देन उसके बाद ही जो है दोस्तों इसको हटाया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं कि कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखिए, मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था, राज्यसभा के दोस्तों 12 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य होते हैं ना उसको मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। अब आप लोग कहेंगे कि सर राष्ट्रपति तो संसद का अंग होता है, तो सदस्य कैसे नहीं होता? तो देखिए, ये सदस्य नहीं होता, ये दोस्तों भारतीय संसद का अंग है, ये सारे सदस्य हैं। अब कैसे सदस्य है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जो होते हैं दोस्तों, ये लोकसभा के सदस्य हम कह सकते हैं, ये भी एक सांसद होते हैं जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं वहाँ संसद में। तो प्रधानमंत्री भी दोस्तों ये संसद का किसी भी सदन का सदस्य होता है ना, लोकसभा का ही होता है आमतौर पर। उसके बाद दोस्तों रेल मंत्री, तो रेल मंत्री भी तो सांसद ही होते हैं। ये दोस्तों प्रधानमंत्री जो है ना उसे मंत्री पद के ऊपर नियुक्त करता है, ये हम कह सकते हैं। अब वित्त मंत्री कौन बनेगा, ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है, वो भी एक सांसद ही होते हैं। ठीक ना, आपको पता है। तो राष्ट्रपति नहीं है दोनों सदनों के किसी भी का सदस्य, दोनों सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, ये संसद का अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? देखिए, केंद्रीय मंत्रियों को दोस्तों हम कैबिनेट मिनिस्टर हम कह सकते हैं, ठीक ना, या सेंट्रल मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित या निम्नांकित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संसद के सदनों को संदेश भेजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवेसी पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो लेते हैं वो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इनके मेंबर्स। उसके बाद दोस्तों राज्य विधानसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन विधान परिषद का लिखा हुआ नहीं था जब हमने उस क्वेश्चन को किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यही पूछा गया है जो चुनाव में भाग नहीं लेता। भारतीय संविधान के अनुसार
कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, आप सभी को पता है दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका दोस्तों कानून बनाने के कार्य करती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका दोस्तों अगर इनमें कुछ भी मतभेद हो तो उसमें न्याय करने का कार्य करती है। ठीक है ना, न्याय दिलाने का भी कार्य करती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, याद कीजिए दोस्तों, आपने ये जो है ना सरकार की जो 3 जो ये पार्ट्स हैं, इनको दोस्तों आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।